स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और आपके लिए मैं लेके आया हूँ सीजीपीएससी रेस टू प्रीलिम्स का शानदार 15वां दिन। हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 71st क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें दिया गया है ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कथन एक कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। हम सभी को पता है कि जो ध्वनि की तरंगे हैं उसको गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम जितना सघन होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, सघन होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, विरल होगा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो जब हम ठोस से गैस में जा रहे हैं तो हम सघन से विरल में जा रहे हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरे पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर जैसे ही हम कम करेंगे तो उसकी स्पीड है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि जब तापमान अधिक होता है तो उसमें उसकी जो एनर्जी होती है एक एक तरंग की, वो बढ़ती है और उसे उसकी गति भी बढ़ती है। इसलिए मतलब तापमान को हम जब बढ़ाएंगे तब गति बढ़ेगी, कम करने से गति नहीं बढ़ेगी। इस तरह से ये अपना स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आपका तीसरा स्टेटमेंट है कि कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में गति कम रहती है। ठीक है, अगेन ये गलत है क्योंकि एल्यूमिनियम में गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम में गति आपकी तेज चलेगी। ठीक है, इसकी, और कांच में थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये धात्विक है और हमको पता है कि जैसे कि जो इसका जो माध्यम जितना सघन होगा और जितना उसके अणु पास पास रहेंगे उतना इसका स्पीड तेज रहता है। इसका उत्तर क्या आपका बनता है, आपका यहाँ पे आपका उत्तर बनता है कि केवल एक सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इस टिक को मत देखेंगे, ये टिक सही नहीं है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में सही है, किसी किसी में सही नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन बट ऑल्सो अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। देखते हैं ट्रिकी क्यों है। इसमें पूछा है पौधों की वृद्धि से संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन द रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो हम सभी को पता है कि अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो उसमें क्या आता है, पोटेशियम आता है, और जो जिंक और बोरान वो क्या है, वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एग्जाम में होते हैं और हम थोड़े से हड़बड़ी में रहते हैं और थोड़े से पैनिक भी रहते हैं तो कई लोगों ने क्या किया था, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट को माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ लिया था। ठीक है, और माइक्रो पढ़ने की वजह से वो क्या हुआ था, उनको पता था कि जिंक और बोरान होता है तो उन्होंने जिंक और बोरान दोनों में से कोई एक मार दिया था। सबको लग रहा था कि ये तो विलोपित हो जाएगा क्योंकि माइक्रो माइक्रो लिखा हुआ था, सबको लग रहा था कि माइक्रो है, इसमें दोनों दे दिए हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मार दिया, लेकिन जब लोग वापस आके देखे तो यहाँ पे मैक्रो लिखा हुआ था। मैक्रो मतलब होता है जो इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो, और माइक्रो मतलब कि जिसकी आवश्यकता बहुत कम हो। जिंक और बोरान माइक्रो है, मैक्रो में कौन सा आता है, पोटेशियम। तो याद रखिएगा मैक्रो यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्रो में क्या आएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में पड़ती है वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, और वो होता है आपका पोटेशियम। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ कीटनाशक, डेंटल एमलगम फिलिंग्स मतलब दांत में जो फिलिंग करते हैं। ठीक है, फ्लोरेंट लैंप्स मतलब कि जो लैंप्स वगैरह में होता है, CFL पे आता था, CFL उसमें। ठीक है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो पारा होता है बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है, थोड़े थोड़े मात्रा में, एकदम ट्रेसेस अमाउंट में पाया जाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये चारों में पाया जाता है। इसको आप ध्यान नहीं देंगे, इसका उत्तर होगा क्या आपका 1 2 3 4। हालांकि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं आपके यूपीएससी में, बट सीजीपीएससी में पूछ रहा है आजकल तो इसको आप थोड़ा देख लेंगे। हालांकि माई प्रोडिक्शन इज, अब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो जो जैसे क्वेश्चन पहले 2018 से पहले आ रहे थे उस समय के, वैसे ही क्वेश्चन थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल पे रहेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अब शायद ना आए, बट इट इज़ ऑल्सो माई पर्सनल एंड माई माई ओन प्रोडिक्शन। मैं यहाँ पे कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आपको 11 फरवरी को ही पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, अगेन ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके
मेंस के सिलेबस से हैं। मेंस से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। ये पेपर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। पूछ रहा है किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो मतलब जैसे मान के चलिए उत्तल दर्पण है, इसका ये वाला सिरा पॉलिश्ड है, ठीक है, और आपका जो परावर्तित सतह कौन सा है, आपका ये वाला सिरा है, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पे एक रखा हुआ पदार्थ, एक रखा हुआ है, ठीक है, मोमबत्ती या कुछ भी, तो अब यहाँ से जैसे ही एक जाएगा वो टकरा के इधर चला जाएगा, और दूसरा आप यहाँ से भेज सकते हैं, ऐसे भेज के उसको वापस ऐसे ले आइए, ठीक है। इधर ये लोग मिलेंगे नहीं, तो इसको वापस ले जाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका बनेगा सीधा, ठीक है, स्ट्रेट बनेगा सीधा। और क्या बनेगा, ये आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके जो प्रतिबिंब है, प्रकाश की किरणें हैं, वो डायरेक्ट नहीं मिल रही हैं, वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा क्या होता है, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु से छोटा ही बनता है। इसलिए इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, गाड़ियों में रियर मिरर के रूप में पीछे की रास्ते को देखने के लिए करते हैं, ताकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसका छोटा चीज़ बन जाए और बड़ा पूरा रोड एक जगह दिख जाए। और वहाँ पे लिखा भी रहता है कि ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर अपीयर टू बी फार बट दे आर नियर, क्योंकि वहाँ पे छोटा बन के आ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, आभासी एवं सीधा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये आपका मेंस सिलेबस का है। मेंस जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग इसको बिल्कुल भी सही बनाए होंगे, उनके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला भी आपका वैसा ही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं। अब जब मेंस में पढ़ेंगे पेपर 4 में, तो जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें क्या होता है कि आप एक फार्मूला याद करते हैं। उस फार्मूला में आपका CO2 + H2O वगैरह करके आता है कुछ, वहाँ पे एक टर्म आता है +18 ATP करके, ठीक है। तो जो 18 ATP आता है ना, तो वही 18 को यहाँ पूछ रहा है, और वही चीज़ आपका आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। 18 अणु भाग लेंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 18। दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी, बशर्ते आप मेंस की थोड़ा बहुत पढ़े रहें। प्रीलिम्स नहीं पढ़ते हैं बहुत, लेकिन मेंस में इसको हमको एकदम कंठस्थ याद करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 76 क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या पूछा गया है, अंतर्राज्यीय जल विवाद पूछा है और शामिल राज्यों की संख्या। तो हम देखें यहाँ पे, तो महादाई के हो गए 3 राज्य होते हैं, गोदावरी के आपके 5 होते हैं, नर्मदा के आपके 4 होते हैं। एग्जाम में लोगों को नर्मदा में कन्फ्यूजन हो रहा था, सबको लग रहा था कि यहाँ पे MP होगा, महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, तो लोग 3 सोच के 3 लगा के आंसर टिक कर दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें राजस्थान भी शामिल है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा ये। महानदी वेरी सिंपल, छत्तीसगढ़, और आपका क्या है दूसरा, उड़ीसा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है वही सामने सामने है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट सारे बेसिक बुक में दिया हुआ है, लूसेंट वगैरह में इसका टेबल बना के दिया होता है कि कौन सा जल विवाद है, और राज्यों की संख्या ना दे करके वहाँ पे क्या दिया होता है, वहाँ पे आपका कुल राज्य दिए होते हैं, नाम दिए होते हैं, आप गिन के उसको कर सकते थे, ठीक है। ये भी BK नायक में भी दिया हुआ था, BK नायक के करंट में। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, दिस ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो और उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। मतलब हुआ क्या था उस टाइम पे, जब 1946 में संविधान निर्मात्री सभा बनी थी, तो एक मंत्रिमंडल बना था, ठीक है। उसके बाद हो गया विभाजन के बाद एक नया बना। तो बस आपको ये बताना था कि जो 1946 में मंत्रिमंडल बना था और जो नया बना था, उसमें किसका जो था, जो मंत्रिमंडल था, जो विभाग था, बदल गया था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है आपका, केवल 3। जो CH भाभा थे, उनका विभाग बदल गया था। 46 में क्या था उनका विभाग था वर्क्स, माइंस एंड पावर्स, और उनको 47 में दे दिया गया था, 47 में दे दिया गया था कॉमर्स, ठीक है। तो ऐसा करके उनका चेंज किया गया था। बाकी जो जगजीवन राम थे, उनका 46 और 47 दोनों में उनका क्या था, लेबर था, ठीक है, चेंज नहीं हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी का क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर था, ठीक है। और जो सरदार बलदेव सिंह थे, इनको क्या दिया गया था, डिफेंस, दोनों बार दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन का सोर्स है, ये आपको लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे, तो लक्ष्मीकांत में शुरू के चैप्टर्स में ही 2 टेबल दिया गया है, जिसमें 1946 का एक पॉइंट दिया गया है, फिर 1947 का दिया गया है। तो उस टेबल से आप टैली करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हालांकि इतना डीप याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इजिएस्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिल्कुल नहीं है। संवैधानिक निकाय मतलब कि
जिसके बारे में आर्टिकल में लिखा गया हो, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका उल्लेख है 338A में, ठीक है। तो ये है आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका नहीं है। इसे एक्ट पास हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका भी उल्लेख नहीं है क्योंकि इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हुआ था। तो ये विधिक है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका ओनली 2, ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, सीजीपीएससी में आते हैं, और इनको बनाना थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो संविधान का। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया है कि आपको राज्य दिया गया है और आपको 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या, मतलब कितनी बार कब कब हुआ है। तो इसमें देखिए, हमको ये तो बिल्कुल पता ही है कि जो उड़ीसा है वहाँ थोड़ा शांत राज्य है, तो वहाँ पे थोड़ा कम ही होगा, तो वहाँ पे उड़ीसा को हम 6 मार सकते हैं। हमको कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि जो 10 सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप एक को क्लियर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये चयन करना था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे राष्ट्रीय शासन लगा होगा, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल कहाँ पे ज़्यादा लगा होगा। तो आप लॉजिक लगाइए कि इसमें से सबसे डिस्टर्ब एरिया कौन सा है, तो क्या है वो मणिपुर। मणिपुर में अभी भी बहुत सारे वायलेंस वगैरह हुए थे, ठीक है, मणिपुर में काफ़ी कुछ हुआ था जो बहुत न्यूज़ में था, और ये अभी का नहीं है, ये बहुत आज़ादी के बाद से यहाँ पे बहुत संघर्ष वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो संघर्ष वगैरह हो रहा है तो लॉजिक सी बात ये है कि जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पे ज़्यादा प्रेसिडेंट्स रूल लगा होगा। तो इसलिए आप अगर मणिपुर को 10 में जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, A का 2। तो A का 2 कहाँ पे दिया हुआ है, आपके B में दिया है, ठीक है। अब यहीं से आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि बाकी किसी में A का 2 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, C का उत्तर प्रदेश का 9 हो जाएगा, ठीक है, बिहार का हो जाएगा 8 और उड़ीसा का आपका क्या हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप थोड़ा लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी जो लिस्ट है ना, आपको लक्ष्मीकांत या फिर लूसेंट वगैरह में दिया रहता है कि कहाँ पे कहाँ कितना कितना लगा है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगने की संख्या। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलने की शर्तें पूछी गई है। तो पहले इसका आंसर लिया था सीजीपीएससी ने 1 एवं 2, बाद में उसको उपयुक्त में से कोई नहीं कर दिया क्योंकि इसके फ्रेमिंग में दिक्कत थी क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें जो कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, आप इससे अगर पढ़ेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए क्या किया हूँ, इसका आंसर क्या लिया था, नन ऑफ द दिस, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसके फ्रेमिंग में दिक्कत आ गई थी। आपको शर्तें पढ़नी है तो उसके लिए मैंने आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी दल को राज्यीय दल कैसे घोषित किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे किसी भी पार्टी को, जैसे कि मेरी एक पार्टी है, उसको मैं चाहता हूँ कि स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाए। याद रखिएगा, ये राज्य स्तरीय दल बोल रहा है, स्टेट पार्टी, ना कि राष्ट्रीय पार्टी, उसका जो कंडीशन है वो अलग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि निम्न में से कोई भी शर्त, मतलब 1 2 3 4 5 दिया गया, इनमें से अगर एक भी शर्त कोई फॉलो कर रहा है तो आपको वो हो जाएगा। तो क्या क्या शर्त है, वैध मतों का 6% करता हो तथा उसी राज्य की विधानसभा के 2 सीट, ठीक है, ऐसा करके, या फिर 6% वैध मत, या फिर लोकसभा का 1 सीट। शुरू में विधानसभा था, अब क्या हो गया, लोकसभा आ गया, ठीक है, उसी राज्य का होना चाहिए। लेकिन अब अगला है कि विधानसभा में 3% सीट और विधानसभा में 3 सीट, 3% वोट, 3% सीट या 3 सीट, जो भी अधिक हो, ठीक है। उसके अलावा 25 सीटों या उसके किसी खंड में लोकसभा में 1 सीट, ठीक है, आम चुनाव में राज्यों को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से 1 सीट, ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा कर करके आपका सारे कंडीशन को आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, आ सकता है। इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ये लग रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी जो मिलता है, उसका जो शर्तें हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं। आम आदमी पार्टी को मिला है दर्जा, और आपका जो पार्टी की संख्या थी वो 8 से 6 हो गई है, ठीक है, 2 लोग को हटा दिया गया है। तो आपका इस बार राष्ट्रीय स्तरीय दल के घोषित किए जाने की शर्तें पूछ सकता है, उसको आप अपने बुक से या फिर गूगल से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये 10 क्वेश्चन था। अगर आपको इसके पहले के देखने हैं तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप वाले लिंक को फॉलो करेंगे तो आपको सारी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है। इससे आप पुराने क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको वीडियो लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इसकी थोड़ी-सी रीच बढ़े और मुझे इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।